नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ एक विश्वविख्यात विभूति है, हमारे देश के विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा जी, जिन्होंने आईएएस कैडर में बहुत लंबे अरसे तक काम किया और अटल जी जैसे राजपुरुष के साथ उनकी काबीना में आप बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते रहे और विश्व फलक पर आप देश की इज्जत को बढ़ाते रहे। हमें अच्छा नहीं लग रहा है आजकल सर कि विश्वगुरु बनने चले थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अटल जी का नाम भी ले रहे थे कभी कभी, मगर भारत का स्वातंत्र केवल 2014 से हुआ शुरू। जो भी कुछ परिवर्तन हुए 2014 से हुए। उन्होंने अपने जो निष्ठावंत थे उनके मार्फत भी यही कहलवाना शुरू किया। कांग्रेस को भी यानी गालियां देते रहे, देश में ही नहीं विदेश में भी गालियां देते रहे। मेरे ख्याल से हमारी विदेश नीति और हमारी सैनिक नीति ये शायद अलाउ नहीं करती थी, मगर नरेंद्र मोदी जी अपना एक अलग रास्ता चुन के विदेशों में जाकर पूर्ववर्ती शासकों को वो इस प्रकार से बेइज्जत करते रहे विदेशों में कि मेरे ख्याल से एक नया उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। अब वो कहां पर आज पहुंचे हैं वो आप भली भांति हमें बता सकेंगे, मगर पिछले दिनों पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष हुआ उस समय हमारे साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ। विश्व में शायद ही कोई देश होगा कि नरेंद्र मोदी जी झोला लेके नहीं मगर 8,000 करोड़ रुपए के प्लेन लेकर विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हुए वो पहुंच गए हगिंग डिप्लोमेसी के लिए और विदेशी शासकों के बच्चों को वो उनके साथ खेलते रहे मगर अकेले पड़ गए। और मोदी जी जब अकेले पड़ गए तो भारत की प्रतिष्ठा यानी वो भारत की बेइज्जती होती है, ये हमें बहुत दर्द के साथ कहना पड़ रहा है। साहब ये परिवर्तन कैसे आया? भारत की तो इज्जत थी नेहरू के जमाने से दुनिया भर में कि अमेरिकी राष्ट्रपति दो राष्ट्रपति पंडित नेहरू को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेने के लिए उनके प्लेन तक जाते थे। राजीव गांधी थे तो उनको छाता लेकर अमेरिकी प्राइम मिनिस्टर उनको छोड़ने के लिए जाता था। श्रीमती इंदिरा गांधी अपना स्वाभिमान बनाए रखती थी, अटल जी अपना स्वाभिमान बनाए रखे थे। ये क्या हुआ कि इजराइल के पास से प्रेरणा लेने लगे, अमेरिका में घुसने की कोशिश करने लगे, यानी उनके दुलारे होने लगे। न केवल अमेरिका के, चाइना के बारे में भी उनसे उफ नहीं हो रहा है। सर ये परिवर्तन क्यों आया? सिन्हा साहब ये परिवर्तन क्यों आया, आपको क्या लग रहा है? मैं बिल्कुल पहले तो बहुत धन्यवाद हरि भाई कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। मुझे बराबर बहुत बहुत खुशी होती है जब मैं आपके साथ विमर्श करता हूँ। जो प्रश्न आपने पूछा है उसका उत्तर बहुत सीधा और साधारण है। विश्वगुरु हम देश में बन गए, विदेशों में हमारा एक भी चेला नहीं था, तो हम गुरु बने रहे बिना चेला के। और देश की जनता को इस भुलावे में लगातार हमने रखा कि हम विश्वगुरु बने हुए हैं। अब आपको मैं एक दृश्य याद दिलाता हूं, एक या अनेक दृश्य, कि मोदी जी विदेश गए, विदेशों का दौरा किया। अब तक लोग कहते हैं कि 90 बार की 95 बार विदेश घूम आए और अभी फिर जा रहे हैं ब्राजील और उसके साथ 4-5 और देश। तो मोदी जी को घूमने का बहुत शौक है, 8,000 करोड़ का प्लेन है, सारी सुख सुविधा है, तो आराम से घूमते हैं। लेकिन हासिल क्या हुआ? इतने वर्षों में, 11 वर्षों में हमने हासिल क्या ये अभी स्पष्ट हुआ। क्योंकि आप जाइए विदेशों में,
विदेशों दे, दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलिए, उनको गले लगाइए या उनके गले पड़िए, और उसका देश में बहुत प्रचार होता था। जी एक और चीज का देश में बहुत प्रचार होता था, आपको याद होगा कि जब भी मोदी जी विदेश जाते थे तो एक बड़ा जलसा होता था एनआरआईज का, भारतीय मूल के लोगों का। और अगर यूरोप में गए तो यूरोप भर से लोग प्लेन में भर भर कर आए, अमेरिका में गए तो अमेरिका भर से लोग प्लेन में भर भर कर आए। कभी किसी ने नहीं पूछा कि इतना बड़ा जलसा हुआ, ये किसने ऑर्गेनाइज किया, इसमें कितना खर्चा हुआ। देश ने कभी नहीं पूछा, जी क्योंकि देश सवाल पूछना ही भूल गया मोदी जी के टाइम। लेकिन उसी दृश्य को दिखाते रहे। और आपने जो बात कही अभी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कि विदेशों में जाकर वो देश की और देश की पार्टियों की, विपक्षी पार्टियों की शिकायत करते थे। अब एक बिना लिखा हुआ रूल था हरि भाई, जिसको हम सब लोगों ने फॉलो किया, कि जब आप विदेश की धरती पर होंगे तो देश के जो आपके मतभेद हैं, देश के जो आपके झगड़े हैं, उसको वहां पर लेके नहीं जाएंगे और वहां पर बिल्कुल एकजुट होकर अपनी बात रखेंगे। जी तो मोदी जी ने क्या इसका तरीका ढूंढा कि एनआरआईज की मीटिंग कर लो, प्रवासियों की, अप्रवासियों की मीटिंग कर लो, और उसमें जो मर्जी में आए बोलो, जिसमें भर्त्सना थी पूर्व प्रधानमंत्रियों की और विपक्षी दलों की, वो शामिल थी। तो इस तरह उन्होंने इस नियम का उल्लंघन कर दिया। और मैं अगर एक उदाहरण आपको दूं, आपने देखा होगा कि बच्चे ताश के पत्तों का घर बनाते हैं। जी हम लोग भी बच्चे थे, आप भी बच्चे जब थे तो ताश के जी जी पत्तों का घर बनाया करते थे, एक से एक करके ऊपर। और अचानक कुछ हो जाता था, वो पूरा का पूरा घर, दह पूरा का जाता पूरा घर धाराशायी हो जाता था। मोदी जी, मुझे लगता है उस समय भी मेरी यही भावना थी कि उन्होंने ताश के पत्तों का घर बनाया और था। बनाते चले जा रहे हैं, जी और एक दिन ऐसा आएगा कि ये ढह जाएगा। और जी ऐसा हुआ आज के दिन कि हमने देखा कि ताश के पत्तों का घर ढह गया। और अभी पाकिस्तान के साथ जो जो युद्ध हुआ या झड़प हुई, उसके बाद पूरे विश्व में कैसे भारत अलग थलग पड़ गया। एक देश भी भारत के साथ खुलकर नहीं आया, एक भी देश। दूसरी तरफ अमेरिका, जिसकी इतनी खुशामद मोदी जी करते रहे, कि राष्ट्रपति ट्रम्प के ऑफिस में आए हुए 20 दिन हुए थे कि भागे भागे अमेरिका गए। जी वहां पर ट्रम्प ने इनकी घोर बेइज्जती की। वो व्हाइट हाउस के दरवाजे नहीं आया इनको रिसीव करने के लिए, इनके मुंह पर इनको खरी खरी सुनाई, ये खामोश रहे। तो एक एहसास हो गया ट्रम्प को कि इनको हम दबा सकते हैं, और ट्रम्प इनको लगातार दबा रहा है। जी और मोदी जी की जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, एक शब्द नहीं। ट्रंप ने 15 बार कि 16 बार ये बोला कि भारत और पाक का समझौता, सीज फायर हमने कराया। उसका जवाब भारत की तरफ से कौन देगा? मोदी जी देंगे। मोदी जी ने एक बार भी इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा नहीं है। और उसके बाद विदेश सचिव का राजनैतिक इस्तेमाल करके उनके द्वारा एक हिंदी में स्टेटमेंट पढ़वा दिया गया, जिसमें था कि इन्होंने ट्रंप पर फोन पर 35 मिनट ट्रंप से बात की और उसको खरी खरी सुनाई। बताइए, कोई विश्वास करेगा? मोदी जी सुना भी सकते हैं। हाँ, देखिए, सुना भी सकते हैं, सुना रहे हैं विश्व में। मुझे याद आता है एक दृश्य हरि भाई, जिसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हो रही थी, G20 होगा या G7 होगा। उसमें विश्व के सब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े देशों के इकट्ठे हुए, और मोदी जी अचानक
सबसे आगे चलने लगे। और उनके जो भक्त थे देश में, वो ये कहने लगे कि देखो मोदी सबसे आगे चल रहा है, विश्व का नेता बन गया, सारा विश्व इसके पीछे चलता है। अब मोदी जी पीछे खड़े होते हैं तो चुप है, वो कुछ नहीं बोल हाँ, रहे हैं। मोदी जी कनाडा। नजर नहीं आते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। मुझे उस बात का अफसोस नहीं है, मुझे इस बात का अफसोस है कि ये जो बेइज्जती हो रही है, अपमान हो रहा है हरि भाई, ये भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री का हो रहा है। मोदी जी से हमको कोई मतलब नहीं है, जी हमको मतलब है देश के प्रधानमंत्री से। और देश के प्रधानमंत्री का अपमान भारत जैसे महान देश का अपमान, इसलिए मुझे तकलीफ होती है। मैं एक बात और कह के फिर खामोश हो जाऊंगा। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ जी में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे। उसमें हम कितने अलग थलग हैं विश्व में, इसका एक दूसरा परिचय प्राप्त हुआ कि वहां पर जो ज्वाइंट कम्युनिके बना, जो स्टेटमेंट इशू होता मीटिंग के बाद, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, उसमें इनके कहने के बावजूद और भारत के सारे प्रयासों के बावजूद पुलवामा का जिक्र नहीं था, लेकिन बलूचिस्तान का जिक्र था। तो इसका मतलब कि जब वो ड्राफ्ट बन रहा था, उसके ऊपर चर्चा हो रही थी, तब ना वो ड्राफ्ट आया फिर सबके सामने, तो उस समय भारत की नहीं चली और जी पाकिस्तान की चल गई। तो हमारे जी लिए सबसे अफसोस की जो बात है वो ये है कि हम अचानक मोदी जी के 11 साल के शासन में पाकिस्तान के समकक्ष आके खड़े हो गए, और उसमें और पाकिस्तान हमसे बाजी मार रहा है। और ट्रम्प पाकिस्तान को बुलाता है, भोज पर बुलाता है, और पाकिस्तान को जिस प्रकार से जिस जिस प्रकार से, यानी पहलगाम के बाद में वो उनके आर्मी चीफ को बुलाता है और जैसे उसको कहता है कि आई लाइक पाकिस्तान, आई लाइक इंडिया, यानी हमें समकक्ष रखते हैं। और दूसरी बात तो यह है कि आपने ठीक ही कहा कि 15 बार ट्रंप ने यह कहा कि मैंने समझौता कराया, मैं मीडिएट किया। तो इस प्रकार से भारत, यानी आपने ठीक कहा, भारत के प्रधानमंत्री, या तो भारत देश जैसे महान देश का अपमान हो रहा है। मगर ये मोदी जी पता नहीं शी जिनपिंग के बारे में भी नहीं बोलते हैं। हमारे प्रदेश पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, हमारी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान लोकसभा सदस्य तापिर गांव अरुणाचल प्रदेश का, वो कहता है, पार्लियामेंट में भी कहता है कि हमारी टेरिटरी में आकर चाइना ने गांव बसाए हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि लद्दाख में 4,500 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन पाकिस्तान ने हथिया ली है। मगर मोदी जी चुप है। राज क्या है साहब, ये राज क्या है? जी चाइना के मामले में चुप नहीं है। उन्होंने तो देश की ऐसी तैसी करवा दी, ये कह के न कोई घुसा है, न कोई घुसा था, न कोई घुसेगा। याद है ना वो जी महान जी जी वक्तव्य उनका? जी 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 कोई घुसा ही नहीं है तो फिर बातचीत किस बात की हो रही है? और दोनों देशों की आर्मी के अफसर्स, डिप्लोमेट्स को मिल रहे हैं। लेकिन वो छोड़ दीजिए कि वो कैसे समस्याओं से निकलने का प्रयास करते हैं। चीन तो बहुत शक्तिशाली देश है हर मामले में, जी और भारत से मीलों आगे है। लेकिन हमारे लिए सबसे जो तकलीफ की बात है कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिससे हमने कभी अपनी तुलना नहीं की है, ना होने दी, उस पाकिस्तान के साथ आज हमारी तुलना हो रही है। उस पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम मुंह की खा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने जब मोदी जी गए थे तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया वो हम सब ने देखा। एक भोज भात भी नहीं दिया उनको, और वो बुलाते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, उनको लंच खिलाते हैं, हलाल लंच उनको खिलाया जाता है
व्हाइट हाउस में, और उसके जी बाद वो बोलते हैं कि आई लव पाकिस्तान। तो मैं मानता हूं, अगर मोदी जी मान लीजिए कि ट्रंप राष्ट्रपति बन गए और मोदी जी व्हाइट हाउस नहीं गए होते, अमेरिका नहीं गए होते, तो मैंने कहा, मैं सोचा कि चलो ठीक है, मोदी जी अपनी दूरी बनाए हुए हैं और भारत उसी तरह खड़ा है आज के दिन जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में खड़ा था। लेकिन ऐसी बात नहीं है ना, मोदी जी तो बिल्कुल ही उन्होंने समर्पण कर दिया ट्रम्प के सरेंडर, सामने, सरेंडर, सरेंडर, समर्पण नरेंद्र। कर दिया हाँ, जी ट्रम्प के सामने। जी और इसलिए ट्रम्प के सामने भारत की इज्जत मिट्टी में मिल गई। तो एक भारतीय के नाते हम सब के लिए ये बहुत चिंता का विषय है, तकलीफ का विषय है, और इससे कैसे भारत को निजात मिलेगी, कैसे हम एक बार फिर दुनिया के देशों में अपना वही स्थान बनाएंगे जो स्थान पूर्व में था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी जी जब मैं वित्त मंत्री था उनके कैबिनेट में, या मैं विदेश मंत्री था, तो मैं कई बार उनके साथ गया विदेशों में। और मैं आपसे आज के दिन शेयर करना चाहूंगा इस बात को कि अटल जी जो एक एक शब्द बोलते थे, और अंग्रेजी में बोलते थे, बढ़िया अंग्रेजी में बोलते थे, एक एक शब्द बोलते थे, उसको दूसरे देश के लोग ध्यान से सुनते थे, बहुत ध्यान के साथ, कि आखिर ये भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री क्या कह जी रहा है। और कभी उन्होंने, जो उनका डेलीगेशन था जिसमें हम सब लोग थे, उसको डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की कि ये सब मूर्ख लोग हैं जो मेरे साथ आए हैं। उन्होंने बराबर, मैंने महसूस किया कि उनके साथ जो मंत्री जाते थे, डेलीगेशन लेवल टॉक्स होती थी, तो उनको पूरा मौका देते थे कि आप इसमें जोड़िए, आप इसमें बोलिए। कोई उधर जी से प्रश्न पूछता था तो हम लोग बोलते थे कि इसका उत्तर दीजिए। तो इसलिए डेलीगेशन का मान बढ़ता था, अटल जी का मान बढ़ता था, और देश का मान सम्मान बढ़ता था। अब तो सर मोदी मुझे, जी के टाइम में तो कोई है ही नहीं। हाँ मोदी जी के टाइम मुझे में आपने एक, सुना है कि नहीं कभी नहीं, उनके वो किसी तो, कैबिनेट वो तो मिनिस्टर उनके सामने कुछ बोला हो, विदेशों सबसे में भी? ज्यादा विद्वान है, सर्वज्ञ है, अवतारी पुरुष है। अवतारी पुरुष, हाँ नॉन अवतारी पुरुष, बायोलॉजिकल, हाँ नॉन नॉन बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल। हाँ सर मुझे एक, यानी अलग थलग जैसे पढ़े हैं हम, तो उसमें ये लगता है कि इंटरनेशनल फोरा पर हमारा जिस प्रकार से कम हमारे बारे में नोट लिया जाता था, मगर इनकी वजह से कुछ इंटरनेशनल हमारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्क है, तो सार्क इज ऑलमोस्ट डेड। उनकी वजह से सार्क में अभी सार्क देशों का कोई परिषद ही नहीं हो रहा है। पाकिस्तान से हम समझौता न करें, मगर हमारा पाकिस्तान से कोई उस चैनल से, यानी आप विदेश मंत्री रहे इसलिए डिप्लोमेटिक चैनल से कहीं कोई संबंध स्थापित करने का वो तो होना चाहिए। जैसे कि अरब और इजराइल हमेशा वॉर में रहे, मगर कहीं ना कहीं दुनिया में उनके नेगोशिएशन तो ऑन रहे। आज की इजराइल में क्या हुआ वो आप भली भांति जानते हैं। ईरान ने उनको पाठ सिखाया है, अभी उनकी हैसियत बता दी है। तो कैसे देखते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशंस को भी डॉर्मेंट बना रहे हैं? देखिए, सार को तो मोदी जी ने किल कर दिया, जी मोदी जी ने किया, और किसी देश ने नहीं किया। उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। तो फिर भारत के बिना सार की कोई औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, इसलिए सार की मीटिंग होती ही नहीं है, और सार्क अब एक निष्प्राण संस्था बन गई है। लेकिन सार की बात छोड़िए, जितने हैं इस तरह की संस्थाएं, आसपास की संस्थाएं हों या दूर की संस्थाएं हों, देश हों, हमारे लिए सबसे चिंता का विषय क्या था कि जब भारत पाकिस्तान का ये मामला आया, तो हमारे पास पड़ोस का कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। न नेपाल जी खड़ा हुआ, न भूटान की तरफ से कोई बयान आया। बांग्लादेश तो हमसे बिदक गया है,
उसकी बात छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान की जो स्थिति है आप भी जानते हैं, मालदीव, श्रीलंका, किसी के तरफ से कोई बयान नहीं आया इसके बारे में भी कि भाई आपने पहलगाम में जो आक्रमण हुआ वो बहुत गलत था, नहीं होना चाहिए था। और इतना मुझे लगता है कि पीड़ा झेलने के बाद एक देश के नाते कि हमारे नागरिक पहलगाम में मारे गए और बहुत बेरहमी से उनको मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद भी भारत अलग थलग पड़ गया। जी क्योंकि उस समय जो जो सही बात थी, सही स्टैंड था, वो तो हमारा था ना। जी लेकिन उस सही स्टैंड पर भी भारत के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कि हम कोई गलत स्टैंड में थे तो दूसरी बात होती, लेकिन हम तो बिल्कुल सही स्टैंड पर थे। तो उसके बाद भी कोई देश नहीं खड़ा हुआ और इतने सारे देशों में घूमने के बाद भी मोदी जी कुछ हासिल नहीं कर पाए। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो सब पैसे इनसे वसूल करना चाहिए जो इनके नहीं, विदेश सही के बात दौरे है। पर खर्च हुआ है, अरबों क्योंकि अरबों भारत को अरबों कुछ पता चल खर्च हुए सर। और जेलेंस्की और पुतिन को समझाने के लिए जाते हैं, पाकिस्तान को नहीं समझा सकते हैं, मगर जेलेंस्की और पुतिन को समझाने के लिए बार बार दौरे करते हैं, हाँ टैक्स और क्या, पेयर्स के मनी से। मुश्किल तो यही बिल्कुल। है। सर, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जी ये इजराइल ने जिस प्रकार से ईरान पर हमला किया और ईरान ने जिस प्रकार से उत्तर दिया और अमेरिका भी उसमें बीच में कूद पड़ा, उसके बाद की परिस्थिति में विश्व की जो स्थिति है वो आप कैसी देखते हैं और उसमें भारत की भूमिका क्या होगी, ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, अभी तक जो भारत की भूमिका रही है, एक तो पहले इजराइल ने ईरान को के ऊपर अटैक किया और दूसरा कि अमेरिका ने भी उसके बाद ईरान के ऊपर अटैक किया। और सब लोग आज तक इस बात पर घोर आश्चर्य में है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल खामोश रहे। इसराइल ने जब अटैक किया ईरान के ऊपर तो खामोश रहे, अमेरिका ने जब अटैक किया ईरान के ऊपर तब खामोश रहे, बिल्कुल खामोश। इस पूरे मामले पर भारत खामोश रहा। जी इसराइल से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, इसराइल से बहुत ही अच्छे संबंध हैं। और इसराइल के साथ ये ज्यादती हुई, इसराइल कहते हैं ईरान के साथ जी ये ज्यादती हुई और हम खामोश रहे। इसीलिए आपने देखा होगा कि ईरान की तरफ से एक वक्तव्य आया है जिसमें उन्होंने कहा है ना, जय ईरान जय हिंद। उन्होंने भारत के लोगों की तारीफ की है, संस्थाओं की तारीफ की है, सरकार का जिक्र उसमें नहीं किया है। नहीं है, नहीं है, इसलिए सही नहीं बात। किया है क्योंकि सरकार ने एक अजीब सी परिस्थिति बना दी इस पूरे मामले में और वो ईरान के साथ खड़े नहीं हुए। जी जब ईरान तकलीफ में है, ईरान के ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो आपको तो कुछ बोलना चाहिए ना। और आप अगर सीधे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, अगर अमेरिका के और घनिष्ठ मित्र हैं इसराइल के, तो कम से कम इतना तो कहिए, किसी को भेज के कहवाइए कि भाई ऐसा मत करो, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कहा उन्होंने। जी इसलिए जब कभी कोई विदेश का मामला आ रहा है जिसमें खास करके इसराइल और अमेरिका एक तरफ है, उसमें मोदी जी खामोश हैं और मुझे लगता है कि आगे भी खामोश रहेंगे, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया है यूनाइटेड कि नेशंस के। मोदी जी कोई दुखती रग अमेरिका पकड़े हुए है मोदी जी का। अब वो क्या और है, चाइना भी, और चाइना भी। और चाइना भी। हाँ, अच्छा मोदी जी, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि वो दुखती रग ऐसा है कि अगर खुलासा हो जाए तो फिर मोदी जी एक पल के लिए भी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, इसलिए डरे डरे हुए हैं, खामोश। जी सर, आज मैं द टाइम्स ऑफ इजराइल पढ़ रहा था और उसमें ट्रंप का एक स्टेटमेंट छपा है। वो कहते हैं लेट बीबी गो। यानी ट्रंप ट्रंप खुद कह रहे हैं कि नेतन्याहू को जाना चाहिए। भ्रष्टाचार के केसेस में, जो केसेस हैं, उसमें मेरे पास ये
उसका न्यूज भी है कि ट्रंप डबल्स डाउन ऑन डिमांड टू एंड नेतन्याहू's करप्शन ट्रायल। अब ये नेतन्याहू से डिस्टेंस करना चाहेंगे या उनको बचाना चाहेंगे? देखिए, इसके पहले भी एक आया मौका जब ट्रंप ने इजराइल की शिकायत की। जी, इजराइल की शिकायत की उन्होंने और नेतन्याहू की शिकायत की। अब ये जो स्टेटमेंट आप दिखा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब नेतन्याहू को कोई बचा नहीं सकता है। नेतन्याहू को अमेरिका बचा रहा था। नेतन्याहू का समर्थन घट के नगण्य हो गया है इजराइल के लोगों के बीच में। तो वहां के लोग नहीं चाहते हैं, अब ट्रंप भी साथ नहीं है, तो नेतन्याहू को जाना पड़ेगा। जी। आपने बहुत अच्छी बात करी, यानी ऐसे हमने जो जहां से शुरू किया था वहां से अंत तक, चूंकि आपके अनुभव रहे हैं विदेश मंत्री के नाते और आप आईएएस अधिकारी भी रहे हैं, इसलिए सरकार को कितने लंबे अरसे से जानते हैं फ्रॉम विद इन। तो विश्व गुरु के बारे में भी आपने, विश्व गुरु इन्वर्टेड में मैं कहता हूं क्योंकि उनको कोई विश्व गुरु बनता ही नहीं है, मगर देश अलग थलग पड़ गया है, ये हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। नरेंद्र मोदी के कारनामे मेरे ख्याल से देश को विश्व में नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हम देख रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं। सर सिन्हा साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने स्पष्ट रूप से अटल जी का जैसे शासन कैसा था और अभी के विश्वगुरु का शासन कैसा है, क्योंकि वो खुद भी तो अटल जी का नाम ही नहीं लेते हैं, और बिहार में जीतना है वो यानी अटल जी का स्वप्न था, इतना जरूर बोलते हैं, मगर उनके व्यवहार में अटल जी नहीं है, राजधर्म नहीं है। इसलिए शुरुआत तो उन्होंने करी थी कांग्रेस मुक्त भारत से, मगर अब तो वो मुक्त हो जाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आरएसएस के हेडक्वार्टर से जो खबरें मिल रही हैं वो भी मेरे ख्याल से उनके लिए प्रतिकूल होने जा रही हैं। ऐसे संकेत तो जरूर मिलते हैं, अब आगे देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े और आपने बात करी, हमारा मार्गदर्शन किया, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, इसलिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। यशवंत सिन्हा जी, आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।